ना समरी है, ना नोटिफिकेशन है, ना प्रोसेस शुरू हुआ है और खबरें आना शुरू हो गई हैं और खबरें कुछ आ रही हैं इस्तीफ़ों की भी कि कुछ इस्तीफ़े माँगे जा रहे हैं, कुछ बरतरफ़ियों का मुतालबा किया जा रहा है और फड्डा जो है वो बराह रास्त हो रहा है और ये फड्डा इसको फड्डा नहीं कहूँगा मैं, बल्कि ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। मुकमुका मुकमुका हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है और इस वक़्त हमारे फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि आइन और कानून और रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक रिटायर्ड हो चुके हैं और रिटायरमेंट उनकी हो चुकी है 28 नवंबर रात 12 बजे। तो उनके लिए वो शदीद तरीन ब्लैकमेलिंग का शिकार हैं और उनको ब्लैकमेल कौन कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरगिज़ नहीं। इमरान खान साहब कर रहे हैं, हरगिज़ नहीं। इमरान खान साहब की फैमिली कर रही है, हरगिज़ नहीं। क्या उन पर नाक़दीन जो हैं, उनके नाक़दीन जो उनका मुहासबा करते हैं, वो मीडिया पर्सन्स जो उनकी पॉलिसियों से मुत्तफ़िक नहीं हैं, क्या वो ब्लैकमेल कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कौन कर रहा है? और ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि इमरान खान साहब पे तो पाबंदी आयद कर दी गई थी और पाबंदी आयद करने का क़ैद तन्हाई में रख दिया गया। उनको पाबंदी आयद है और उस पाबंदी का नुकसान अपनी जगह, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हो गया कि ये अगर इमरान खान पे मुलाकातों पर पाबंदी ना होती, यकीनन उन्होंने इस पे अपनी राय का इज़हार करना था और इस पे राय का इज़हार करना था तो खबरें आनी थी। उनके ट्विटर अकाउंट पे, उनकी पार्टी, सब के सब उनके फॉलोअर्स उस खबर को उन्होंने आगे लेके बढ़ना था। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल ने इमरान खान पे पाबंदी लगा दी और क्योंकि आसिम मुनीर साहब को बताया जाता है कि आपके खिलाफ जितना भी जी प्रोपेगेट करते हैं, वो पीटीआई वाले करते हैं और इमरान खान साहब करते हैं। इसलिए आपको वो खराब कर रहे हैं और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम एक बंदा उठाते हैं, दूसरा उठाते हैं, तीसरा उठाते हैं, मुकदमात भी दर्ज करके देख लिए, सब कुछ कर लिया। अभी भी इस वक्त भी 3 जर्नलिस्ट जो हैं वो गिरफ्तार हैं गैर कानूनी तौर पे। आगा सरवर गिरफ्तार हैं लाहौर में, सोहराब बरकत लाहौर में गिरफ्तार हैं, उठाया गया इस्लामाबाद से, गिरफ्तारी लाहौर में डाली गई और राय गुलाम अली वो गिरफ्तार हैं। 3 जर्नलिस्ट अभी भी गिरफ्तार हैं झूठे मुकदमात में और इनको उठाया किस लिए गया? ये कहकर उठाया गया कि ये आपके खिलाफ जी ये अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं, ये कहकर वो उठाया गया। क्योंकि खुफिया रिपोर्ट जो एक तो है ना एफआईआर को छोड़ दें, ये कहा गया कि ये आपके आपके खिलाफ ये काम कर रहे हैं और वो उठा ली। अब इस दौरान जनरल आसिम मुनीर साहब के जो सियासी मुखालफिन हैं, जो उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं, बिल्कुल उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और ये सिलसिला कब शुरू हुआ? ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 47 के जिन्हें इन्होंने खुद बनाया, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, वो बहरीन से लंदन पहुंच गए और ना उनके टांग में दर्द है, ना बाजू में दर्द है, ना कान में दर्द है, ना नाक में दर्द है, ना गर्दन में दर्द है, ना कमर में दर्द है। कोई दर्द नहीं, कोई मसला नहीं। वो पहुंच जाएंगे, आ जाते हैं, लंदन आके बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या सराइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन होना था। क्या सराइयाँ शुरू हो जाती हैं, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा और उसके बाद हम सिर्फ सवाल उठा रहे थे, जो नाक़दीन हैं वो सवाल उठा रहे थे कि जनाब नोटिफिकेशन किधर है, क्यों नहीं हो रहा। और उसके बाद इस लड़ाई को बाहर लाने वाले, जो लड़ाई अंदर चल रही थी जाती उमरा में और नवाज शरीफ साहब में, और इन सब में जो लड़ाई अंदर चल रही थी, वो लड़ाई जो है वो उस लड़ाई को बाहर लाने वाले कौन थे? उस लड़ाई को बाहर लाने वाले भी यही लोग थे और कोई नहीं था, ये लोग थे बाहर लाने वाले। और इन्हीं के जो इनके साथ जुड़े हुए लोग थे, वो लेकर आए इस लड़ाई को बाहर कि भाई इस लड़ाई को ओपन करें कि नवाज शरीफ साहब डट गए हैं और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल
मुस्लिम लीग नवाज डट गई है और एक तरफ मरियम साहिबा तारीफ कर रही हैं जनरल आसिम मुनीर साहब की, उनको पैम्पर कर रही हैं कि उन्होंने इजाज़त नहीं दी मैं नाम लूँ उनका, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इजाज़त नहीं दी मैं उनका नाम लूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। तो ये बात उन्होंने एक तरफ वो पैम्पर कर रही हैं, दूसरी जानिब जो खबरें फीड करवाई जा रही हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हमने फड्डा डाल दिया, हमने नोटिफिकेशन रोक लिया। ये जाके क्यों नोटिफिकेशन रोका? और उसके बाद फिर खबरें आना शुरू हो गई और वो खबरें आईं और उन्हीं साइड से आईं और हमारे मुहतरम अफसार आलम साहब वो लेकर आए सबसे पहले कि जनाब फरमाइशें पूरी कर करके फौज की हमारी तो कमर टूट गई है। और भाई फौज की नहीं बल्कि कहना चाहिए जनरल आसिम मुनीर साहब की। तो ये उन्होंने अफसार आलम साहब ने कहा कि फरमाइशें पूरी कर करके हमारी तो कमर टूट गई है जी, अब हम और क्या करें और कितनी फरमाइशें पूरी करें? भाई ऐसी कौन सी फरमाइशें थी जिसकी वजह से कमर टूट गई पूरी करते करते? वो जरा तफसील भी बता दें। ये एक चार्जशीट थी और ये मीडिया ट्रायल इन्होंने शुरू कर दिया जनरल आसिम मुनीर साहब का, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया, बल्कि शुरू करवा दिया। और हमारे मुश्ताक भाई किधर हैं? मुश्ताक भाई का कोई पता नहीं है। मुश्ताक भाई ने क्या किया? मुश्ताक भाई ने 3 बंदे उठवा दिए, आगा सरवर को उठवा दिया और राय गुलाम अली को उठवा दिया, सोहराब बरकत साहब को उठवा दिया। ये भाई मुश्ताक ने किया और उसके बाद इधर ये खबर फीड कर दी गई और उससे पहले 26 नवंबर को इस लड़ाई का आगाज, मीडिया ट्रायल का आगाज जनाब नवाज शरीफ साहब ने किया। अपनी पूरी वो जो ज़िमनी इलेक्शन की एक झूठी फतह, यानी कि ज़िमनी इलेक्शन भी जाली फॉर्म 47 ले लिए, ज़िमनी इलेक्शन के सारे अपने कब्जे में ले लिए और नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद वो आ गए टाकी शाकी लगा के और वो आके बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और मुबारकबाद दी। और उसके बाद उनके पास थी पर्चियां लिखी हुई थी और पर्चियों पे नोट्स लिखे हुए थे और वो देख देख के पढ़ रहे थे, बाकायदा तौर पे जी वो पढ़ रहे थे देख देख के कि आज हमने क्या करना है। तो उस वक्त बाकायदा तौर पे नवाज शरीफ साहब को वो पर्चियां दी गई थी और उसकी तैयारी कहाँ पे हुई? जाती उमरा में। जाती उमरा आले शरीफ का हेडक्वार्टर, वहां पे उनकी तैयारियां हुई और जाहिर उससे पहले प्रैक्टिस भी करवाई होगी, उससे पहले डिस्कशन भी हुई होगी कि आपने ये बात इस तरह करनी है, ये बात आपने इस तरह करनी है। और वो ये क्या था? वो था, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि जो नवाज शरीफ साहब ने उस दिन कहा उसको फिर बाद में अनफोल्ड किया गया और वो भी हमारे मीडिया पर्सन के जरिए उसको अनफोल्ड करवाया गया और आ गया जनाब, सामने आ गई सारी बात। और वो जब आया तो उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें, ये जो मामला है ये सब कुछ होना चाहिए सबको, ये सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं है, इमरान खान मुजरिम नहीं है, सारे मुजरिम हैं। जनरल ज़ियाउल हक साहब के बाद से लेके आज तक जितने जर्नैल आए वो सारे के सारे मुजरिम, उन सबको वो कहते हैं उल्टा लटका दें और उसके बाद जितने जज आए उनको उल्टा लटका दें, जितने जर्नलिस्ट आए उनको उल्टा लटका दें। ये इमरान खान अकेला नहीं है, ये इनको कौमी मुजरिम का दर्जा नवाज शरीफ साहब ने दे दिया। अब नवाज शरीफ साहब ने जब ये कौमी दर्जा दे दिया इनको और उसके बाद वो ये कहकर चले गए और पर्चियां लिखकर लाए थे। मैं आपको बार बार जो जिस बात पे कह रहा हूँ वो पर्चियां लिखकर लाए थे, उनको पर्चियां थमाई गई थी कि आपने ये इधर से उधर नहीं होना, ये आपने ये पर्ची पढ़नी है। वो उन्होंने पर्चियां पढ़ दी क्योंकि वो ओबामा से मिले तो भी पर्चियां, और पर्चियां गुम भी हो जाती हैं, लेकिन उस दिन पर्चियां गुम भी नहीं हुई, एग्जैक्ट वही पर्चियां थी, कोई और पर्ची उनकी जेब में नहीं थी। तो यहां से सिलसिला शुरू हुआ और सिंपल हम पहले दिन से कह रहे थे जिस दिन इनकी मरी में हुई है फील्ड मार्शल की नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा और शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग जिसमें कोई और फर्द नहीं था, हमने उस दिन बताया था कि जनाब एक लिस्ट दी गई है
اور وہ لسٹ تھی کہ محسن نقوی صاحب کو فارغ کیا جائے. یہ کہاں سے کون سی بلا ہے محسن نقوی؟ یہ ہمیں پسند نہیں ہے, ان کو فارغ کریں اور یہ درست نہیں ہے. اچھا جی, اس کے بعد آپ کو میں سامنے بتا دیتا ہوں, ساری بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ میرے سامنے آ گیا جی نواز شریف صاحب کا. اب ذرا سنتے جائیے. اور پھر اس لڑائی کا آغاز اور عین اس وقت کیا جب جنرل عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو چکے تھے. ساحر شمشاد مرزا صاحب ریٹائر ہو گئے, عہدہ خالی ہو گیا, نیا عہدہ کرنا تھا. اس وقت نواز شریف صاحب کو لانچ کر دیا گیا. اور اس میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جناب شہباز شریف صاحب کچھ اور سوچتے ہیں, مریم صاحبہ کچھ اور سوچتی ہیں, نواز شریف صاحب کے اندر کچھ اور ہے, نہیں. اور اگلی بات بتا دوں کہ یہ انقلابی نہیں تھا. یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے غلام ہیں اور آپ ہماری غلامی کریں اور ہمارے لیے سارے راستے صاف کر دیں. نواز شریف صاحب نے کیا کہا سنیے, کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ ہوا. نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا, اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے, اور ان سے پورا ان کا حساب لینا چاہیے. ان کا بیانیہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان سے حساب لینا چاہیے, یہ نواز شریف صاحب نے کہا. اب اس کے بعد صرف بات یہاں تک نہیں رکی, اس کے بعد بھی کچھ ہوا. اس کے بعد اگلے دن ان کے سینیٹر ہیں ناصر صاحب, وہ منظر عام پہ آئے اور انہوں نے آ کے اس سے بھی آگے کی بات کر دی, اس سے بھی آگے کی بات کر دی. یعنی کہ جو نواز شریف صاحب نے کہا اس سے آگے بات کی, اور انہوں نے باقاعدہ نام لے کر کہا کہ کس کس کا احتساب کس کس کا ہونا چاہیے, کس کس کو پکڑا جانا چاہیے اور کون جیل کو پیچھے جائے. غور سے سنیے گا, یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ جو اگلا بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کریں گے, بلکہ بنائیں گے, یہ اب کریں پی ٹی آئی والوں نے یہ کر دیا, پی ٹی آئی والوں نے یہ کر دیا, لندن بیٹھنے والوں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, امریکہ والوں نے یہ کر دیا. یہ کسی نے نہیں کیا, یہ خود انہوں نے فساد کھڑا کیا ہے اور خود انہوں نے بے توقیر کیا ہے, بے عزت کیا ہے, باقاعدہ طور پہ, دانستہ طور پہ, سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ. اب اس کے بعد آتا ہے جی کھچائی ہوتی ہے. اچھا, اب اگلی بات سنیں. سینیٹر ہیں ناصر بٹ صاحب, اور ناصر بٹ صاحب کون ہیں؟ جو ارشد ملک صاحب جنہوں نے سزا سنائی تھی نواز شریف صاحب کو, ان کے ساتھ معاملات جو ویڈیو وہ سارے بیان کیا تھا, ویڈیوز بنا کے, اور اس کے بعد پھر سعودی عرب گئے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے. ارشد ملک صاحب مرحوم, ناصر بٹ صاحب وہ ہیں اور ان کے بہت ہی معتمد ہیں. ناصر بٹ صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے, نواز شریف صاحب کی گفتگو کے بعد سنیے جی. کہا ہے کہ جو عمران خان کو لانے والے ہیں ان کا بھی بالکل لانے والے ایک تو اندر ہے نا فیض امید, باقی بھی ہیں ثاقب نثار ہیں, آصف سعید کھوسا ہیں, وہ ایک اجاز الحسن ہوتا تھا, باجوہ صاحب بھی ہیں. دیکھیں باجوہ فیض امید کا صاحب اس کا ادارہ کر رہے ہیں نا, اس کے بعد باجوہ کی بھی باری آ جائے گی. اور دوسری بات سنیں, کیا مطلب جس ادارے نے آئی ایس آئی کے اس کو فیض امید کا یہ ایک ریکارڈ ہے نا, پہلی دفعہ ہوا ہے, تو وہ ادارہ اس کے بعد اس کو بھی تو پوچھے گا, کیونکہ یہ ان کا کام ہے. اگر نہیں پوچھیں گے تو عوام ضرور پوچھیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ آ گئے ناصر بٹ صاحب, اور اس میں نہ پی ٹی آئی والے شامل ہیں, نہ جنرل عاصم منیر صاحب کے مخالفین شامل ہیں, کوئی شامل نہیں ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ جناب نواز شریف صاحب, جناب مریم صاحبہ, جناب شہباز شریف صاحب. یہ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, ان کے اپنے سینیٹرز ہیں, اور انہی کے پسندیدہ دانشور ہیں. ابصار عالم صاحب بھی وہی ہیں. تو یہ ساری بات لے کے آ گئے سامنے. انہوں نے کہا جی یہ بات ہے. اس کے بعد آتے ہیں, اس کے بعد اس پہ ڈسپلیئر شو کیا گیا اور غصے کا اظہار کیا گیا. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب آتے ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کی نفی کرتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں جی بس اب آگے بڑھنا چاہیے, مستقبل میں, ماضی میں کب تک ہم جئیں گے,
इसलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बात, उसके बाद आते हैं मलक अहमद खान साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली। और स्पीकर पंजाब असेंबली मुस्लिम लीग नवाज के, किसी और के नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के नहीं है, वो MQM के नहीं है, वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मलक अहमद खान साहब। और मलक अहमद खान साहब आए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बयान जो है वो सियाको सबाक से हटकर शाया किया गया। सुनिए जरा क्या कहते हैं। पहले भी वो कल मियां साहब का स्टेटमेंट एक सुनिए। और कल फिर ये कहा गया राणा सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट को लेकर कि बयानिए का बोझ मियां साहब ने कब कहा कि किसी को पकड़ के टांग दो और ऐसा करो वैसा करो। मैंने वो उनकी पूरी बात सुनी है, उसमें कतई तौर पे जो कल सारा दिन वो डिमॉन्स्ट्रेट करती रही सारी बात। अब मैं क्योंकि पार्टी पोजीशन से बात कर नहीं सकता, मेरे हदूदों के युद्ध हैं, लेकिन अगर सियाको सबाक और उस पूरी तकरीर, क्योंकि वो एक गुफ्तगू थी, वो ऐसी गुफ्तगू थी जो मियां साहब आपको पता है इज अ वेरी एक्सप्रेसिव मैन, बड़े मुअस्सर अंदाज में बात करते हैं उनकी। तो ये जनाब सूरत हाल हो गई आपकी। और उसके बाद जो अगला मामला, ये आगे मलक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असेंबली, और यहां से उन्होंने बता दिया कि नहीं नहीं, नवाज शरीफ का बयान जो है वो सियाको सबाक से हटकर शाया किया गया। उसकी वजह ये थी कि ये डिक्टेट कर रहे थे जनरल आसिम मुनीर साहब को। ये डिक्टेशन दे रहे थे कि जनाब आपका नोटिफिकेशन तब होगा जब आप पीटीआई को क्रश करेंगे फुली, उस तरह क्रश करें जैसे टीएलपी को क्रश किया है। जैसे टीएलपी को बैन किया इसी तरह पीटीआई को बैन करें, और इमरान खान साहब का क्रियाक्रम करें, और उनका जो उम्मीद है, रे ऑफ होप, और उनकी रिहाई की खबरें आ जाती हैं कि भी कोई मिलता है तो आप इमरान खान साहब के बारे में भी बिल्कुल क्रॉस लगाएं और इसकी गारंटी दें, और ये हमें होता हुआ नजर आए। ये दो बातें की गई। और तीसरा, जनरल फैज हमीद, वो तो हैं, उनको फौरी आप सजा सुना दें, सजाए मौत दे दें, उम्र कैद दे दें, जल्दी जल्दी सजा सुनाएं। ये तीसरी बात की गई। चौथी नवाज शरीफ साहब ने भी कर दी, और नासिर भट्ट साहब ने उसको खोलकर बयान कर दिया कि जनाब उन तमाम जजेस को जिन्होंने पनामा केस में नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई थी, उन तमाम जजेस को भी उल्टा लटका दिया जाए। ये उनके आसिफ सईद खोसा साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, ठीक है जी, उनको भी आप लटका दें। साकिब निसार साहब, हालांकि साकिब निसार साहब तो उस वक्त थे ही नहीं, ये तो उनके अपने फैमिली मेंबर्स थे किसी जमाने में, फैमिली रिलेशंस हैं उनके अभी भी, और उन्होंने हमजा शहबाज की जान छुड़वाई आयशा अहद मलिक से, उनका चेंबर में जाके जो सुलह करवाई। तो ये अब साकिब निसार साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, आसिफ सईद खोसा साहब, और फैज हमीद साहब, और जनरल बाजवा साहब, और पता नहीं क्या क्या पूरी लिस्ट है, उन सबको कौमी मुजरम करार दिया जाए। ये नवाज शरीफ साहब ने मुतालिबात पेश किए और कहा कि उस वक्त हम, क्योंकि ये बहुत पहले से कह रहे थे, दरूने खाना ये कह रहे थे, मैसेजिंग कर रहे थे, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा था। लिहाजा ये फैसला हुआ, आले शरीफ ने फैसला किया कि अब ये मौका है, 26 नवंबर को अब ये मौका है, क्योंकि हमने मखसूस नशिस्तें भी ले ली, सब कुछ ले लिया, अब ये हैं रोड़े अटके हुए। पीटीआई रोड़ा है, वट्टा रुकावट है बहुत बड़ी, इमरान खान बहुत बड़ी रुकावट है, और कुछ फौज के सारे अफसर और जज साहिबान, क्योंकि उन्होंने पनामा केस क्यों खोला, हमने तो जहीर जमाली साहब को कर लिया था सेट, तो क्यों खोला। तो ये सारे के सारे, अब भाई उसमें तो DGMI भी थे, ब्रिगेडियर MI भी, ब्रिगेडियर ISI भी थे, और वो भी तहकीकात कर रहे थे, और एक अकामा भी आया था UAE से। अब UAE से अकामा उस वक्त के DGMI जन आसिम मुनीर साहब के जरिए से आया था। अब ये भी इनके ज़हन में फंसा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं आज इनकी बारी है तो कल हम आसिम मुनीर साहब को भी पकड़ लेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी शान में गुस्ताखी की। तो ये एक पूरी डिमांड लिस्ट थी, लेकिन पूरी नहीं हो रही थी।